हाउ टू रेज सक्सेसफुल पीपल बाय एस्थर वॉट्सकी। अध्याय 1। अच्छे पेरेंट्स बनना है तो अपने पेरेंट्स के गुणों को मत भूलिएगा। साल था 1960। उस दौर में लेखिका माँ बनी थी। माँ बनने के बाद ही लेखिका को ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उन्हें सही पेरेंटिंग एडवाइस मिल सके। उस एडवाइस के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा था। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। आज के दौर की माँ को काफी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इतनी सब एडवाइस का फोकस एक ही होता है कि अपने बच्चों को हाई अचीवर कैसे बनाएं। किसी पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट में ये नहीं सिखाया जाता है कि बच्चे को सही कैरेक्टर कैसे दें, बच्चे को इस तरह कैसे बनाएं कि वो अंदर से खुश रह सके, उसे कैसे समाज में रहना सिखाएं। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि बच्चे को सिर्फ गोल के पीछे भागना ही नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उसे आजाद रहना भी सिखाना चाहिए। उसे ये भी बताना चाहिए कि खुद के साथ दूसरों का भी ख्याल कैसे रखा जाता है। उसके सही चरित्र का निर्माण तभी होगा जब दया, प्रेम, आदर के भाव सीखेगा। बच्चे को एथिक्स और वैल्यूज सिखाइए। अपने जीवन के सार को लेखिका ने इस किताब में उतार दिया है, जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगली जनरेशन को बड़ा करना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब परवरिश की बात आती है तो ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को उसी तरह पालते हैं जैसी परवरिश हमारी हुई थी। इस बात में कोई खामी भी नहीं है। अगर आपका बचपन खुशहाल रहा हो तो आप अपने बच्चों की वैसी ही परवरिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं ये भी देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स ने कई गलतियां की हुई रहती हैं। तो अब आप उन गलतियों को तो नहीं दोहरा सकते हैं। साल 1950 के दौर में लेखिका एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में बड़ी हो रही थी। 5 साल की ही उम्र में उनके पिता ने उनसे कह दिया था कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं। उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग के समय ये भी महसूस किया कि लड़कों को एक लिबर्टी मिलती है। उन्होंने महसूस किया कि उनके भाई के लिए अच्छे खिलौने आते थे। काम करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ लेखिका को ही बोला जाता था। उनको ये बचपन से बताया गया था कि लड़कियों की जगह घर के अंदर होती है। बड़े होने के बाद जब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था तो उनका मासिक खर्च भी बंद कर दिया गया था। इसलिए जब लेखिका स्वयं माँ बनी थी तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने बच्चों को वैसी परवरिश बिल्कुल नहीं देंगी जैसी उनकी हुई थी। उन्होंने अपने बचपन को फिर से याद किया था। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नई सोच के साथ पाला। अपने बचपन को लेखिका ने याद किया जिसमें उन्होंने पाया कि उनके पिता का स्वभाव अक्खड़ टाइप का था। उनके पिता हमेशा हिटलर बनकर आदेश देने में भरोसा रखते थे। लेखिका ने अपने पिता के स्वभाव को नकार दिया और अपने बच्चों की परवरिश में इस बिंदु को कभी लेकर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ लेखिका की माँ काफी सौम्य स्वभाव की थीं, काफी मिलनसार भी थीं। लेखिका ने अपनी बच्चियों की परवरिश में इस स्वभाव को ऐड किया। इसी के साथ वो अपने बच्चों से और ज्यादा फ्रेंडली हुई। लेखिका के पिता ने जो गलती की थी वो गलती उनसे ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी बच्चियों को सिखाया कि जीवन में अपने फैसले खुद लेना, हमेशा सजग रहना कि कोई तुम्हारे ऊपर अपने फैसले लादने ना पाए। इसलिए हमेशा खुद से ही सवाल करते रहना। जब कभी कुछ लेना हो तो ये देखना कि क्या तुम्हें इसकी जरूरत है। इन खूबियों को अपने अंदर लाने का एक तरीका है कि आप खुद से ईमानदार रहें और लोगों से सवाल करते रहें। पेरेंटिंग हैबिट्स को हम आगे के अध्याय में भी समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय 2। बच्चों के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। लेखिका अब दादी बन चुकी हैं। उनकी प्यारी सी नातिन भी है जिसका वो काफी ज्यादा ख्याल भी रखती हैं। एक दिन घर में उनकी बेटी नहीं थी, वो काम पर गई थी। तब लेखिका के मन में एक ख्याल आया कि नातिन को शॉपिंग के लिए पास के ही स्टोर में छोड़कर आती हूँ, देखती हूँ उसे कैसा लगता है, वो क्या खरीदती है खुद के लिए। लेखिका ने वैसा ही किया। 1 घंटे के लिए नातिन को शॉपिंग मॉल में अकेले छोड़ दिया। बच्ची को ये फ्रीडम काफी अच्छी लगी, लेकिन जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो वो चिंतित हो गई। बच्ची की माँ को इस बात से सख्त ऐतराज हुआ कि उसकी बेटी को अकेले छोड़ा गया था। उसके मन में लगातार सवाल आ रहे थे कि अगर कुछ हो जाता तो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है। एक रिसर्च की रिपोर्ट पढ़ें तो पता चलता है कि अमेरिकन्स का अपनी सरकार के ऊपर भरोसे में 9 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ एक और रिसर्च तो ये बताती है कि अमेरिकन्स अपने पड़ोसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते हैं।
साल 2015 में हुई पीयू रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 52% अमेरिकी अपने पड़ोसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ 19% अमेरिकन को लगता है कि ज़्यादातर लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे उसकी आज़ादी ही छीन लीजिए। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि बाहर लोग भरोसेमंद नहीं हैं तो आप भी उसे उसी तरीके का बना रहे हैं। इसलिए अपने बच्चे की काबिलियत पर भरोसा कीजिए। उसे जिम्मेदार बनाने से पहले जिम्मेदारी उठाना सिखाइए। अब हम बात करेंगे बच्चे की चॉइस की। लेखिका की बेटी को लेकर एक किस्सा है कि जब एनी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तब उसने अपने एक फैसले से सबको चकित कर दिया था। वो फैसला ये था कि अब वो करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है बल्कि घर में ही रहना चाहती है। बच्चे के इस तरह के फैसले के बाद आमतौर पर पेरेंट्स काफ़ी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन लेखिका काफ़ी रिलैक्स थी। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी उनकी बेटी की है और अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले लेने का उसे पूरा हक है। लेखिका ने अपनी टीचिंग करियर के दौरान ये ऑब्जर्व किया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिसका प्रेशर बच्चों के दिमाग में पड़ने लगता है। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि दिमागी प्रेशर का परिणाम बहुत खतरनाक है। रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इसी दिमागी प्रेशर के कारण अमेरिकन सोसाइटी में टीनेज उम्र के बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के फैसलों को महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चों के अंदर हीन भावना का जन्म होता है। वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। उसी दूरी का परिणाम होता है कि वो अवसाद जैसी बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बच्चे कम उम्र में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का एकदम सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। ये बात भी सत्य है कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में ही खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है मेंटल हेल्थ। आखिर मेंटल हेल्थ इतनी कम उम्र में खराब कैसे होती है? इसका जवाब है उम्मीदों का बोझ और उनके फैसलों को लगातार नकारते जाना। इसलिए अपने बच्चों के फैसलों का समर्थन करिए। पेरेंटल प्रेशर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी है, उन्हें खुद रास्तों की तलाश करने दीजिए। अध्याय 3, बच्चों को असफलता का सामना करना सिखाइए। जीवन में हम जो चाहते हैं उसका आसानी से मिल जाना मुश्किल ही होता है। लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपने टीचिंग करियर में कई बार देखा है कि बच्चे मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ इन मुश्किलों से लड़कर जीत के मुकाम तक भी पहुंचते हैं। लेखिका एक किस्सा शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि एक गैडी नाम का लड़का था। वो स्कूल की मैगजीन में आर्टिकल लिखता था। लिखना उसका शौक भी था और काबिलियत भी, लेकिन उसके स्कूल के बच्चों ने जब एडिटर इन चीफ चुनने की बारी आई तो किसी और को चुन लिया था। इस बात से गैडी निराश हुआ, लेकिन उसने और मेहनत करने की शुरुआत भी कर दी थी। वो और अच्छा लिखने लगा। वो लेखन की प्रतिभा में इतना धनी हो गया था कि हार्वर्ड की मैगजीन में उसका चयन हो गया था। आज के समय में वो बहुत नामी बिजनेस मैगजीन का एडिटर है। लेखिका मानती हैं आज के समय में भी इस कहानी से पेरेंट्स और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट एंजेलो ने कई सक्सेसफुल लोगों के ऊपर अध्ययन किया है। उन लोगों में उन्होंने 2 चीज़ें कॉमन पाई हैं। पहली कि सफल लोगों का गोल बिल्कुल क्लियर रहता है। दूसरा, अपने गोल को अचीव करने की गजब की चाहत होती है, यानी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है। पेरेंट्स को ये गुण अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। आप अपने बच्चे की काबिलियत की पहचान करिए। अगर उसे कहीं सक्सेस मिली है तो उसका प्रोत्साहन करिए। उसे बताइए कि ईमानदारी से कर्म करने का फल क्या होता है। जीवन में एथिक्स के वैल्यूज़ उसके अंदर डालिए। एक नज़र पेरेंटिंग स्टाइल पर भी डाल लेते हैं। अगर हम मॉडर्न पेरेंटिंग एडवाइस की बात करें तो अधिकतर लोगों को ये कहते सुना है कि बच्चों पर थोड़ी लगाम लगाना ज़रूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि डिनर टेबल पर कितना खाना है, सोने कब जाना है। इस तरह की पेरेंटिंग क्या सच में सही रिजल्ट देती है? भले ही इस तरह की परवरिश से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाएं, लेकिन इसका प्रभाव बच्चे की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट डायना ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के कुछ फ़ायदे तो हैं, जैसे कि जिन बच्चों की परवरिश इस तरह से हुई थी वो नशे के आदी नहीं थे। लेकिन अथॉरिटेटिव स्टाइल और अथॉरिटेरियन स्टाइल में एक पतली लाइन होती है। इस लाइन का पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लेखिका मानती हैं कि इससे बेहतर पेरेंटिंग स्टाइल का आविष्कार होना अभी बाकी है। उस स्टाइल को उन्होंने नाम दिया है कोलैबोरेटिव स्टाइल।
आखिर क्या होती है कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग? इस स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किसी काम को करते हैं बजाय उन्हें ऑर्डर देने के। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स बच्चों को अपना आदेश सुनाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेटिव स्टाइल में पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। लेखिका बताती हैं कि गुड पेरेंट्स बच्चों के लिए एक सीमा बनाने से घबराते नहीं हैं, लेकिन ग्रेट पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चों के साथ चलते हैं। निराशा हो या मंजिल का सफर, साथ मिलकर तय करते हैं। अध्याय 4, पर्सनल अचीवमेंट को महत्व दें या व्यवहार से दयालु बने। फिर से लेखिका एक किस्सा शेयर करती हैं। इस बार कहानी उनकी माँ से जुड़ी हुई है। लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उनके पास अब कुछ ही समय बचा हुआ था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ का स्टाफ जानता था कि इनके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टाफ उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा था। फिर उनकी बेटी एनी ने अपने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, बस इसलिए कि अपनी दादी की सेवा कर सके। क्योंकि भले ही जीवन कम बचा हो, लेकिन उनकी माँ प्यार और केयर डिजर्व करती थीं। अब यहाँ मानवता के 2 रंग देखने को मिलते हैं। एक स्टाफ का जिसको सिर्फ फायदा नजर आ रहा था, वहीं दूसरा रंग एनी ने दिखाया अपनी दादी की सेवा करके। ये हमें तय करना होता है कि हम इंसानियत के किस साइड पर खड़े होना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10,000 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया था। उस अध्ययन की रिपोर्ट डराने वाली है। अध्ययन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पाया कि 80% बच्चों के लिए खुद की अचीवमेंट ही मायने रखती है। उन्हें दूसरों की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। रिसर्च में बस 20% बच्चों ने ही दूसरों की केयर को प्राथमिकता दी थी। इस रिसर्च में अधिकतर बच्चों ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है, दूसरों की केयर के बजाय खुद की अचीवमेंट में ध्यान दो, दूसरों का ध्यान रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस रिसर्च ने ये बात साबित कर दी कि अमेरिकन्स के अंदर अब कितनी इंसानियत बची हुई है। इस तरह के पेरेंट्स को लेखिका हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहती हैं। ये वो सब कुछ करते हैं जो उनके बच्चे को सक्सेस की तरफ ले जाएं। इनके अंदर एथिक्स की कमी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये एक अमूल्य चीज़ है। इसे आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने बच्चे को आप बताइए कि उसे दूसरों के प्रति दयालु होने की ज़रूरत है। उसके अंदर अगर ये खूबी अभी नहीं है तो आप डालिए, क्योंकि आपके बाद आपके नाम को आगे लेकर वही जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या दयालु होने से उसे कुछ फ़ायदा होगा? जवाब ये है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं काइंडनेस का। इसका छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं। कभी बस इसे अपने अंदर लाकर देखिए। उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाइए जिन्होंने आपकी मदद की है। आप देखेंगे कि बस इस एक खूबी से ही आपकी रूह को कितनी शांति मिलेगी। आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। साल 2018 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया है कि दयालु इंसान दिमाग से ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। उनके अंदर जीवन को लेकर ज़्यादा उम्मीद के साथ खुशी भी रहती है। सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में छिपी थी वो ये थी कि इस तरह के लोग अवसाद के भी शिकार नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अपने बच्चे को ग्रैटिट्यूड कैसे सिखाएं। दिन भर में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से ही सीखते हैं, इसलिए ये सही टाइम है कि आप खुद के अंदर ही बदलाव लेकर आइए। जब आप खुद को बदलने लगेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर बदलेंगे। इसकी शुरुआत आप इस दिवाली से भी कर सकते हैं। दिवाली की शाम जब आप और आपका परिवार एक साथ हो तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। उन्हें बताइए कि अगर कोई आपके लिए कुछ भी करता है तो उसका धन्यवाद करना ना भूलें। किसी के भी गिफ्ट को कभी पैसों से तोलने की कोशिश ना करिएगा। अगर आप ये छोटी छोटी आदतें अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तभी आप पॉजिटिव बदलाव भी देख पाएंगे। बच्चों के अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना डालने के लिए उनको आप डायरी लिखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आप उनसे बोलिए कि वो अपने जीवन में जिसके लिए भी आभारी हैं उसके लिए कुछ ना कुछ लिखा करें। कई स्टडीज़ में ये निकलकर सामने आया है कि डायरी लिखने से इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम अपने बच्चों को दयालु बनना बता पाएं तो हम इस समाज को भी बेहतर कल दे सकते हैं। करना बस यही है कि पहले हम खुद दयालु बनें, फिर ये दुनिया भी बन जाएगी। अगर आपको अपना कल बेहतर करना है तो सबसे पहले प्यार और स्नेह के साथ अपने बच्चे का आज बेहतर करिए। उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। कुल मिलाकर अपने बच्चों को अपनी परछाई की तरह ट्रीट मत करिए। उन्हें खुद के लिए एक बेहतर जहां बनाने दीजिए।
अगर आप बच्चों को जीवन के एथिक्स सिखा देंगे तो आप अपना काम कर देंगे। उनको एथिक्स सिखाने के लिए पहले खुद की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या सीखना बाकी है। जब आप खुद को बदलने लगेंगे तो आपके बच्चे भी बदल जाएंगे। समाज, देश और परिवार का भविष्य इन्हीं बच्चों को तय करना है, इसलिए पेरेंटिंग को हल्के में मत लीजिए। क्या करें? इस किताब की समरी पढ़कर पता चल गया होगा कि पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। हमारे सामने इस समाज का भविष्य है जिसे हमें सही रास्ता दिखाना है। इसी के साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि जिस तरह हम जीवन जिएंगे उसी तरह हमारे बच्चे भी अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए किसी भी घर को बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। अब समय भी है और दस्तूर भी। अपनी नींव को बेहतर करिए, यानी खुद के ऊपर भी काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा असफलताओं से डील करना सीख जाए, तो सबसे पहले आप भी अपना नजरिया बदलिए। जब कभी आपका बच्चा स्कूल में असफल हो तो उसे बताइए कि ये एक अवसर है खुद को बेहतर करने का। उसे कहाँ काम करने की जरूरत है, आप उसे समझाइए।